सॉलिड स्टेट की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। उससे पहले हम थोड़ा सा हमारे जो सिलेबस है 12th क्लास तक उसमें हमारे केवल क्यूबिक यूनिट सेल है, यानी घनी एकक कोष्ठिका है। तो देखिए एक घन के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्यूब में क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब में यहां पर ये कॉर्नर्स हैं, यानी हम इनको कहेंगे कोने। कॉर्नर वो होती है 8। एक घन में 8 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं जो भुजाएं हैं, इनको हम कहते हैं किनारा, या इसको हम भुजा भी कह सकते हैं, एज। एक घन के अंदर जो किनारे हैं या जो भुजाएं हैं उनकी संख्या कुल होती है 12। तो इनकी जो संख्या होगी वो होंगी 12। तो इनकी 12 होती है। इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। इस तरीके से 4 भुजाएं होती हैं। टोटल 12 भुजाएं होती है। इनको हम किनारे भी कह सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं जैसे ये लाइनिंग वाला पार्ट जिसको मैंने हाईलाइट किया है, मैं इसको कहता हूं फिश या फलक। एक घन में फलकों की जो संख्या होती है वो होती है 6। तो यहां संख्या आएगी 6। देखिए ये जो फलक है इसके ठीक सामने वाला ये फलक होगा, एक ऊपर वाला होगा, एक नीचे वाला होगा, एक पीछे की तरफ होगा और एक आगे की तरफ होगा। जैसा हमने पहले एफसीसी जो यूनिट सेल थी उसमें पढ़ा था कि टॉप वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट, लेफ्ट वाला पार्ट, राइट वाला पार्ट, रियर वाला और फ्रंट वाला। तो एक घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब मैं बात करूं ये जो फलक है, इस फलक का सेंटर जो होगा वो यहाँ कहाँ, यही कहीं होगा। तो मैं इसे कहूंगा फलक केंद्र, फेस सेंटर। और कुल फलक 6 हैं तो 6 इनमें होंगे फलक केंद्र। टॉप वाले का सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका लेफ्ट वाले का यहाँ कहीं होगा, बॉटम वाले का यहाँ कहीं, जो रियर की तरफ है उसका यहाँ और इसका यहाँ। इस तरीके से 6 फलकों के 6 केंद्र होते हैं। उसी तरह से जो क्यूब होती है, इस क्यूब का भी जो सेंटर होगा वो बिल्कुल इसके सेंटर पे होगा। तो मैं इसको बोल दूंगा घन केंद्र, क्यूब सेंटर। और क्यूब का जो सेंटर होगा उसकी संख्या जो होती है वो होगी 1। तो इस तरीके से मेरे पास जो एक क्यूब होता है, इस एक क्यूब में 12 भुजाएं होती है या 12 किनारे होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और उन 6 फलकों के 6 फलक केंद्र होंगे। उसके अतिरिक्त वॉल जो क्यूब होगा टोटल, उस एक क्यूब का एक सेंटर होगा। ठीक है। तो ये हमने क्यूब के बारे में बेसिक डिटेल्स की बात करी, क्योंकि जब हम कहेंगे कि अवयवी कणों की पोजीशन या जो स्थिति होगी वो कहां कहां होगी,
तो उस आधार पर हमें ये डिटेल्स जरूर हमें थोड़ी सी ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद देखिए क्यूब में मैं दो कॉन्सेप्ट और जो हो है उनको हम चेक करते हैं। देखिए ये एक घन है और इस घन की जो एक भुजा की बात करूं अगर मैं, तो घन में जो एक भुजा है यहां से लेकर यहां तक की, ये ए भुजा होगी। अब देखिए ये जैसे फलक है, तो इस फलक, ये जो फलक है, इस फलक का जो विकर्ण होगा ये यहां से लेकर यहां तक होगा। इस तरीके से जो 6 फलक होते हैं उन सभी फलकों में विकर्ण होंगे। जैसे इसमें यहां से लेकर यहां तक की दूरी, या फिर इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक की दूरी, या फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस तरीके से इसमें क्या होंगे, फेस डायगोनल या फलक विकर्ण होगा। तो हम फलक जो विकर्ण है उसको सॉल्व कर सकते हैं, फलक विकर्ण, और जो फलक विकर्ण होगा या फेस डायगोनल, देखिए जो फेस डायगोनल होगा ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस होगी। तो मैं इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। और यहां जो एंगल होगा ये होता है 90 डिग्री का। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे CB की जो स्क्वायर होगी वो AB स्क्वायर प्लस AC की स्क्वायर के बराबर होगी। तो CB स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो CB स्क्वायर का मतलब हो गया 2A स्क्वायर। तो CB इक्वल टू हो जाएगा √2A। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। इसका मतलब ये है कि देखिए जब ये डिस्टेंस A है यहां से लेकर यहां तक की, और ये भी डिस्टेंस A है, तो यहां पर जो क्यूब का डायगोनल हो जाएगा ये हो जाएगा √2A। इसका फेस का जो डायगोनल होगा इस क्यूब के अंदर इस फेस का डायगोनल, इस तरीके से यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी √2A आ जाएगी। यहां से यहां तक की √2A, ये वाली डिस्टेंस अगर मैं चेक करूंगा तो √2A, ये भी √2A। तो सभी फलकों के जो विकर्ण होंगे, अगर किसी क्यूब की यानी जो घन होता है उसकी भुजा की लंबाई a है, तो उसके सभी फलकों के जो विकर्ण होंगे उनका मान होगा √2A। इसके अतिरिक्त देखिए एक और हम इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर से जो गुजरेगी, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है हम इसको बोलेंगे घन विकर्ण, यानी क्यूब डायगोनल, ठीक है, घन विकर्ण, ठीक है। और यहां मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं डी से, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर भी जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो वही हम पाइथागोरस प्रमेय से इस डिस्टेंस को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो भुजा है, ये भुजा A आ गई, और ये भी भुजा सॉरी ये डिस्टेंस जो होगी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस तो A होगी, और यहां से लेकर यहां तक की √2A होगी। तो हमें ये वाली डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करनी है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय से मैं इसको D से डिनोट कर देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं DB स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब DB स्क्वायर इक्वल टू CD डिस्टेंस, तो CD डिस्टेंस A है तो A की हो जाएगी स्क्वायर प्लस
CB की जो डिस्टेंस है वो है √2a, तो √2a और इसकी स्क्वायर आ जाएगी, तो dB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी dB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक है, 3a स्क्वायर, तो dB इक्वल टू हो जाएगा √3a। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गए कि किसी भी जो क्यूब होता है या जो घन होता है, इसके अंदर कोई फलक जो विकर्ण होगा उसकी वैल्यू होगी √2a, और जो घन का विकर्ण या क्यूब डायगोनल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी √3a, यदि उस घन की जो भुजा है उसका मान कितना होगा, a होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब किसी भी एकक कोष्ठिका, जो घनीय एकक कोष्ठिका है, उसमें जो अवयवी कण की जो स्थिति होगी, उस अवयवी कण की स्थिति के आधार पर उस अवयवी कण का कितना प्रभावी अंश, यानी जो उसका कंट्रीब्यूशन होगा वो उस एकक कोष्ठिका के अंदर कितना होगा। तो हम इसको भी देखिए चेक करते हैं। देखिए हमारे पास ये एक एकक कोष्ठिका है, घनीय एकक कोष्ठिका, और इस घनीय एकक कोष्ठिका में यदि मान लीजिए कि अवयवी जो कण है वो इसके सेंटर पर प्रेजेंट है, इस घन के केंद्र पर प्रेजेंट है, तो उसका जो प्रभावी जो अंश होगा वो पूरा 100% होगा, यानी एक भाग, यानी पूरा का पूरा जो अवयवी कण होगा ये इस एकक कोष्ठिका के अंदर होगा, यानी इस अवयवी कण का 100% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो केवल और केवल इसी यूनिट सेल के अंदर होगा। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं अवयवी कण की स्थिति और प्रभावी अंश, अवयवी कण की स्थिति और हम लिखेंगे उसका प्रभावी अंश। अब मान लीजिए कि जो अवयवी कण है वो घन के केंद्र पर उपस्थित है, घन केंद्र पर, ठीक है, क्यूब सेंटर पर प्रेजेंट है, तो उस पर अगर प्रेजेंट होगा तो उसका जो प्रभावी अंश होगा वो होगा 1। ठीक है, यानी 100% यहां पर प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद देखिए जो अवयवी कण की स्थिति अगर मान लीजिए कि किसी फलक के केंद्र पर है, यानी किसी फेस के सेंटर पर है, तो यदि फलक के केंद्र पर होगा, जैसे मैं इस फेस की बात करता हूं, तो इस फेस पर जो अवयवी कण होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर इस जगह इस फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होगा, और इस फेस सेंटर पर अगर प्रेजेंट होगा तो हम देखेंगे कि इस स्थिति पर या इस फेस के सेंटर पर अगर प्रेजेंट है तो उस अवयवी कण का आधा भाग उसके साइड वाली जो एकक कोष्ठिका होगी, यानी इसके ठीक जो पास में होगी उसमें होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर देखिए जैसे ये आगे, ये भी आगे चलेगी, तो इधर इस साइड में जो एकक कोष्ठिका होगी आधा भाग तो उसके अंदर होगा, यानी 1/2 भाग तो इधर कंट्रीब्यूट करेगा और शेष 1/2 भाग इधर कंट्रीब्यूट करेगा। यानी किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका में यदि फलक के केंद्र पर कोई अवयवी कण उपस्थित है तो उसका 50% भाग ही उसमें कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी उसका जो प्रभावी अंश होगा वो केवल कितना होगा, 1/2 भाग या 50%। तो देखिए अवयवी कण की स्थिति यदि कहां है, फलक केंद्र पर, यदि अवयवी कण की स्थिति है फलक केंद्र, तो उस कंडीशन में उसका जो प्रभावी अंश होगा सेंटर, उस कंडीशन में उसका प्रभावी अंश होगा 1/2 पार्ट। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति में अगर मैं अवयवी जो कण है उसको किनारे पर अगर रख देता हूं, ठीक है, किसी एज पर अगर मैं रख देता हूं, जैसे इस किनारे के अगर मैं सेंटर पे रख देता हूं इस जगह, तो यहां जो अवयवी कण का जो पार्ट आएगा
वो आ जाएगा 1/4 भाग। यानी अगर किनारे के केंद्र पर रखूंगा तो ये 4 एकक कोष्ठिकाओं में कंप्लीट जो अवयवी कण होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो किसी भुजा या किनारे पर अगर रखा जाता है एज सेंटर, इसके किनारे के केंद्र पे रखा जाता है, तो फिर उस कंडीशन में उसका 1/4 भाग ही कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए अगली इसकी अगर मान लीजिए कि जो पोजीशन है वो अगर एक किनारे पर कोने पर आ जाती है, कोने पर आ जाती है, तो अगर कोई अवयवी कण कोने पर अगर उपस्थित होगा तो उस कंडीशन में इसका केवल और केवल 1/8 भाग इस एकक कोष्ठिका के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि इसका 1/8 इस एकक कोष्ठिका में होगा, रिमेनिंग 1/8 इसके पास में जो एकक कोष्ठिका है उसमें होगा, इसका 1/8वां भाग इस एकक कोष्ठिका की जो पीछे की ओर होगी उसमें कंट्रीब्यूट होगा, और इसका 1/8वां भाग इसके पीछे स्थित में होगा। इन 4 एकक कोष्ठिकाओं के ऊपर की ओर होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के ये जो अवयवी कण होगा वो कुल 8 एकक कोष्ठिकाओं में, यानी जैसे ये एकक कोष्ठिका है तो देखिए इसके पास में एकक कोष्ठिका ऐसे होंगी, ठीक है, इसके इस साइड में एकक कोष्ठिका, इस एकक कोष्ठिका के पीछे की ओर भी होगी, और यहां जो होगी इसके पीछे की भी होगी, तो 1 2 3 4 में, और 4 एकक कोष्ठिका इनके ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, उनमें भी ये कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस तरीके से 8 एकक कोष्ठिकाओं में जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूं इस एकक कोष्ठिका की, तो इसमें इसका जो कितना भाग कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, देखिए अगर कोने पर अवयवी कण उपस्थित हैं, कॉर्नर पर, ठीक है, तो यहां जो होगा उसका 1/8 भाग कंट्रीब्यूट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एकक कोष्ठिका जो है उसमें अवयवी कण की स्थिति कहां होगी, इस आधार पर उसमें उस अवयवी कण का कितना भाग कंट्रीब्यूट करेगा या उसका कितना प्रभावी अंश होगा। तो सीधी सी बात है कि यदि कोई अवयवी कण किसी घनी एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित है तो उसका एक पार्ट पूरा का पूरा अंदर की ओर होगा। यदि वह फलक के केंद्र पर है तो उसका 1/2 भाग उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। यदि वह किनारे पर उपस्थित है तो उसका 1/4 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। यानी ये अवयवी कण कुल 4 एकक कोष्ठिकाओं में बट जाएगा। तो इस एकक कोष्ठिका के अंदर इसका 1/4 अंश ही आएगा, और यदि वह कोने पर उपस्थित है तो फिर उसके अंदर कितना पार्ट आएगा, उसका 1/8 भाग आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए, हमारे जो सिलेबस है उसमें केवल और केवल घनी एकक कोष्ठिका है। तो घनी एकक कोष्ठिकाओं में हमारे पास 3 है, एक तो सरल या आधे एकक कोष्ठिका। सरल या जो आधे एकक कोष्ठिका होगी वो देखिए क्या होंगी। तो सबसे पहले जो प्रकार की होंगी वो होंगी सरल या आधे एकक कोष्ठिका। सिंपल और प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यहां आधे घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, यहां हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे SC यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी उसमें जो अवयवी कणों की जो स्थिति होंगी वो देखिए क्या होगी। तो सबसे पहले जो है
वो आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी अवयवी जो कण है, अवयवी कणों की स्थिति वो क्या होगी। तो देखिए हमने ये पढ़ रखा है कि जो सरल या आधे प्रकार की एकक जो कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो यहां पर इसका जो कॉन्सेप्ट हुआ ये हुआ कि अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित। तो ये एक की कॉन्सेप्ट हो गया हमारे पास में कि अवयवी जो कण होंगे वो केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। ठीक है, तो देखिए क्यूबिक जो होगा उसमें इस तरीके से एक क्यूबिक यूनिट सेल है। इस क्यूबिक ये जो यूनिट सेल होगी इसमें जो अवयवी कण होंगे वो केवल और केवल कोनों पर उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से एक जो क्यूब होगा इस क्यूब के अंदर 8 कोने होंगे और इन 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होंगे। ठीक है, तो ये तो हमने एक क्यूबिक यूनिट सेल को बताया। अब इसमें जो अवयवी कण होते हैं ये देखिए किस टाइप से होंगे अरेंज्ड। देखिए एक इसको स्पर्श करता हुआ दूसरा अवयवी कण, फिर इसको स्पर्श करता हुआ और इसको स्पर्श करता हुआ। यहां पर इस तरीके से होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये 4 अवयवी कण हैं, इनके ठीक पीछे की ओर 4 अवयवी कण और होंगे। इस तरीके से होंगे। इस तरीके से। अब यदि मैं इनके सेंटर को रिप्रेजेंट करूंगा तो इनके जो सेंटर होंगे वो इस तरीके से होंगे और जो पीछे स्थित अवयवी कण हैं उनके सेंटर इस तरीके से होंगे। तो यदि मैं इन चारों को मिलाऊंगा तो ये बन गए। इन चारों के पीछे स्थित अवयवी कणों के सेंटर को मिलाऊंगा तो इस तरीके से हुए। इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए एक क्यूबिकल जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगी वो इस तरीके से यहां पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये इन सभी के सेंटरों को तो कह सकता हूं कि मैं एक सिंपल जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है इसमें 4 अवयवी कण ठीक ऊपर और 4 अवयवी कण ठीक इसके नीचे स्थित होते हैं। इन 4 और 4 टोटल 8 होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक या आधे जो घनी एकक कोष्ठिका है उसमें अवयवी कणों की स्थिति आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो हम इसमें देखेंगे। सेकंड, अवयवी कणों की संख्या। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे जेड के द्वारा। तो जो जेड होगा देखिए ये कितना होगा, इसको हम जेड के द्वारा लिखेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहली बात है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यदि निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो मैं निकालूंगा ये निकालूंगा अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी। तो देखिए पहली बात, अवयवी कणों की जेड बराबर है अवयवी कणों की स्थिति ठीक है गुणा उनका प्रभावी अंश। ठीक है,
अब हमें पता है कि अवयवी कण केवल और केवल कहाँ उपस्थित है, कोनों पर उपस्थित है। तो अवयवी कणों की स्थिति है कोनों पर, और कोनों की जो संख्या होती है कुल कितनी होती है, 8। तो एक क्यूब के अंदर 8 कोने उपस्थित होंगे, और यदि कोई अवयवी कण कोने पर उपस्थित होता है तो उसका केवल और केवल 1/8 भाग उस एकक कोष्ठिका में कंट्रीब्यूट करेगा। तो 1/8, तो ये टोटल हो गया, इसको काटने पर 1। यानी मैं कह सकता हूं कि एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके अंदर अवयवी कणों की संख्या होगी 1। ठीक है, इसको हम और देखिए, मैं बता सकता हूं। यहां पर देखिए, जो पहले वाले जो हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट किया था, यहां पर भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अवयवी कण की अगर ये पोजीशन है यहां पर, तो इसका कितना भाग कंट्रीब्यूट करेगा, 1/8। यहां पर भी 1/8, इस जगह 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8, और इसका भी 1/8। तो इस तरीके से 8 स्थितियां हैं कोनों पर, और प्रत्येक स्थिति पर 1/8 भाग कंट्रीब्यूट करेगा। तो 8 × 1/8, तो टोटल अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो हमारे पास आ जाएगी Z = 1। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो तीसरा पॉइंट हम स्टडी करेंगे। तीसरा पॉइंट होगा एकक कोष्ठिका की जो भुजा थी वो थी A, तथा अवयवी कणों को देखिए सॉलिड स्टेट या जो ठोस प्रावस्था में स्टडी कर रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों को हमें एक ठोस गोला मानते हैं, यानी स्फेरिकल शेप में लेते हैं। तो एक ठोस जो गोला होगा उसकी जो त्रिज्या होगी हम उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एकक कोष्ठिका की भुजा, और यहां हो गई अवयवी कण की त्रिज्या। हम इसमें रिलेशन ढूंढेंगे, तो A व R में संबंध देखिए क्या होगा। ठीक है, तो यहां A तथा जो R होगा उसमें संबंध इस तरीके से होगा कि हमने अभी इसमें पढ़ा था कि अवयवी जो कण हैं वो इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं और इनके ठीक पीछे स्थित होते हैं। इस तरीके से 4 अवयवी कण ऊपर और 4 नीचे होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये इन सभी के सेंटर थे, और यहां अगर सेंटर हैं ये, तो इस देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये जो है डिस्टेंस A है, क्योंकि यही क्यूब था हमारे पास। और ये एक जो गोला है, उस जो गोला है उसकी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी R, यानी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी R हो जाएगी। तो यहां पर जो मैं इसमें रिलेशन होगा या जो संबंध होगा वो होगा A = 2R, यानी अवयवी कण की त्रिज्या का दुगुना जो होता है वो उस एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई के बराबर होता है। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब देखिए इसी एकक कोष्ठिका के लिए मैं जो 4th पॉइंट डिस्कशन करूंगा वो करूंगा संकुलन दक्षता। पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए यहां संकुलन दक्षता से क्या तात्पर्य है, किसी भी एकक कोष्ठिका के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी या जो संकुलन दक्षता होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन बटा कुल आयतन। तो यहां पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए होगा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। और चूंकि हम पैकिंग जो एफिशिएंसी उसको यदि प्रतिशतता में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास यहां पर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ये हमारे पास किसी भी एकक कोष्ठिका की संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब देखिए
यहां जो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो आयतन होगा, अब देखिए अवयवी कणों को हम मानते हैं गोला, और एक जो स्फेयर या गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके अतिरिक्त हमें मतलब होगा अवयवी कणों की संख्या से, तो यहां इनका कुल अगर आयतन निकालेंगे तो होगा अवयवी कणों की संख्या इंटू एक अवयवी कण का आयतन, ठीक है, बटा एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब हमें पता है, देखिए अवयवी कणों की संख्या जो होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेड से। उसके बाद में प्रत्येक अवयवी कण को हमने माना एक स्फेयर या गोला, जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और एकक कोष्ठिका के आयतन की बात होगी तो एकक कोष्ठिका हमारे पास है क्यूबिक, तो एक जो क्यूब होता है उसका जो आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चूंकि एक क्यूब के अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान होती है, तो यहां पर जो भुजा होगी ए उसकी आ जाएगी क्यूब, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई होगी 100। तो यहां पर मेरे पास जो फॉर्मूला बन के आया ये आ गया z गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए की क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब देखिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर, अब चूंकि सिंपल क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो इसके लिए z की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1, यानी अवयवी कणों की संख्या आ गई थी 1, तो z की वैल्यू रख दूंगा 1 गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए की क्यूब। अब देखिए यहां पर दूसरा हमारे पास जो रिलेशन आया था वो आया था a बराबर 2r, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशंस जो होंगे ये हमारे काम के हैं, यानी मैं a और r में संबंध स्थापित कर सकता हूं और z की वैल्यू रख सकता हूं। तो a तथा r में संबंध था a बराबर 2r, तो यहां पर रख सकते हैं 2a की वैल्यू रख सकता हूं मैं 2r और उसकी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल होगा 1 इंटू 4/3 और पाई की वैल्यू में लिख सकता हूं 22/7 और ये हो गया r की क्यूब, और 2r की जो क्यूब होगी वो हो जाएगी 8r क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी हम इसको जैसे r की क्यूब जो होगी, इस r की क्यूब से r की क्यूब कैंसिल हो जाएगी, 4 2 200 और 11, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1100 बाई 7321, तो ये वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 52.4%, ठीक है। तो इसकी जो संकुलन दक्षता आएगी एक घनीय सरल घनीय तथा आद्य एकक कोष्ठिका की वो आ जाएगी 52.4%, ठीक है। तो यानी मैं कह दूंगा कि जो संपूर्ण एकक कोष्ठिका का जो आयतन होगा वो होगा 100%, तो उसमें अवयवी कणों द्वारा घेरा गया जो स्थान होगा वो होगा 52.4%, और इसी के लिए रिक्त स्थान जो होगा ये होगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 48% भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अवयवी इसकी संकुलन दक्षता के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे प्रकार की जो एकक कोष्ठिका होगी वो होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। यहां हम थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और स्टडी कर सकते हैं। ये 4th पॉइंट था। देखिए हम एक और है समन्वय संख्या, 5th पॉइंट जो होगा समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो समन्वय संख्या होगी, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो क्रिस्टलीय ठोसों में एक अवयवी कण अपने आसपास में जितने अन्य अवयवी कणों के संपर्क में होता है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहां पर जो समन्वय संख्या होगी, तो देखिए
समन्वय संख्या आ जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 6। यानी प्रत्येक जो अवयवी कण होगा ये अपने आसपास में अन्य 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ होगा या उनके संपर्क में होगा या उनको टच करेगा। तो देखिए ये है, तो यहां जो अवयवी कण थे वो थे प्रत्येक कोने पर उपस्थित। इस जगह कोने पर उपस्थित होंगे। अब जैसे मैं इस अवयवी कण की बात करता हूं तो ये एकक कोष्ठिका होगी, तो इसके पास में एक दूसरी एकक कोष्ठिका भी होंगी, ये रही। तो यहां जो एकक कोष्ठिका रहेंगी, इस एकक कोष्ठिका में भी एक अवयवी कण होगा। यहां एकक कोष्ठिका में अवयवी कण होगा जो इसको टच करेगा। तो देखिए ये अवयवी कण इधर इस साइड में तो इसको टच करेगा और इधर आगे की तरफ इसको टच करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई इसकी 2। अब ये अवयवी कण नीचे इसको टच कर रहा है, देखिए ये नीचे इसको टच कर रहा है। तो ठीक इसकी तरह यहां पर यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, देखिए ऐसा ऊपर की तरफ भी एकक कोष्ठिका होंगी और जो ऊपर की तरफ होंगी उसमें ये इस प्रकार से यहां इसको टच करेगा, ठीक है। तो देखिए ये अवयवी कण 4, देखिए आगे पीछे, ये नीचे और ये ऊपर। इसी प्रकार से यहां पर देखिए जो इस साइड में भी एकक कोष्ठिका होंगी और यहां जो एकक कोष्ठिका होगी उनमें भी अवयवी कण होंगे। तो ये वाला होगा और इधर भी आगे होगा। तो ये जो होगा इधर इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। तो जो प्रत्येक अवयवी कण होगा ये अपने आसपास स्थित 6 अवयवी कणों को टच करेगा, ठीक है। देखिए एक तो इसको टच करेगा और एक इसको, तो 2 तो ये हो गए। एक इसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा, तो 2 और 2 4। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी तीनों कोऑर्डिनेट्स में। यदि ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो आगे और पीछे, वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर और नीचे स्थित, और जो जेड कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो ये 6 अवयवी कणों को टच करेगा, ठीक है। इसको हम काउंटिंग के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5 और ये 6, ये टोटल 6 अवयवी कणों को टच करेगा। तो ये हो गई इसकी समन्वय संख्या। नेक्स्ट देखिए दूसरे प्रकार की जो एकक कोष्ठिका है वो हमारे पास होती है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो दूसरी जो है वो है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, यानी ये होगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ जो क्यूब है, बॉल जो बॉडी है वो क्यूब के रूप में है। तो क्यूब यानी घन, घन का जो केंद्र होगा उस पर होगा। तो बॉडी सेंटर्ड BCC क्यूबिक यूनिट सेल है, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जो हमारा पॉइंट था वो था अवयवी कणों की स्थिति। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अवयवी कण। कोनों पर तो होंगे ही होंगे। देखिए कोई भी प्रकार की एकक जो कोष्ठिका होगी उसमें अवयवी कण हमेशा कोनों पर तो होंगे ही होंगे। कोनों के अतिरिक्त कहीं किसी केंद्र पर हो सकते हैं। तो यहाँ बॉडी सेंटर्ड है तो बॉडी यानी वॉल बॉडी टोटल काय केंद्र, तो काय केंद्र पर होगा। तो अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त काय यानी बॉडी, और बॉडी चूंकि हमारे पास घन है तो घन के केंद्र पर उपस्थित, केंद्र पर उपस्थित। तो अवयवी कणों की पोजीशन देखिए, जो सिंपल क्यूबिक थी उसमें अवयवी कण केवल और केवल कहां उपस्थित थे? कोनों पर उपस्थित थे। लेकिन यहां अवयवी जो कण हैं वो कोनों के अतिरिक्त
काय या घन के केंद्र पर भी उपस्थित हैं। तो यहां पर हमें अवयवी कणों की स्थिति पता होनी चाहिए। अब देखिए हम इस एकक कोष्ठिका को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक क्यूब, ये हो गया। तो जो अवयवी कण आएंगे वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे। तो इस तरीके से 8 कोने होंगे, तो 8 कोनों पर उपस्थित होंगे, ठीक है। और उसके अतिरिक्त इस घन के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। तो ये घन का हो गया केंद्र, ठीक है। तो ये अवयवी कणों की स्थिति हो गई। अब देखिए जो यूनिट सेल होगी वो किस तरीके से, इसमें अवयवी कणों की जो पोजीशन है उसको हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए यहां जो ये अवयवी कण हैं ये चारों 1 2 3 4 ये कोनों के जो अवयवी कण होंगे। अब ये जो सिंपल क्यूबिक थी उसमें तो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे थे, ये यहां पर स्पर्श नहीं करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके से हो जाएंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 1 2 3 जो चारों कण जो सिंपल क्यूबिक में स्पर्श कर रहे थे इनको हम थोड़ा सा फैला देते हैं, यानी एक दूसरे के स्पर्श नहीं करेंगे। फिर इनके बीच में एक अवयवी कण रख देते हैं और फिर नीचे वाले 4 अवयवी कण भी ठीक इन्हीं की तरह होंगे। तो देखिए ये ऊपर स्थित अवयवी कण है और इनके बीचों बीच में जो एक अवयवी कण और होगा वो ये होगा, ये वाला। देखिए ये जो केंद्र पर वाला अवयवी कण होगा ये इन चारों को टच करेगा और इसी प्रकार से ये जो चारों अवयवी कण होंगे इनके पीछे स्थित अवयवी कण और ये होंगे, ठीक है। तो देखिए इसके जैसे पीछे ये अवयवी कण होगा, इसके पीछे भी ये अवयवी कण होगा, इसके पीछे भी ये होगा और इसके पीछे भी ये होगा। तो 4 अवयवी कण ऊपर और 4 नीचे और एक बीचों बीच उनके सेंटर में होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया अवयवी कणों की स्थिति। दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा अवयवी कणों की संख्या। तो सेकंड पॉइंट देखिए हम कैलकुलेट करते हैं अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। तो अवयवी कणों की संख्या को हमने लिखा था Z, ठीक है। तो Z बराबर देखिए अवयवी कणों की पोजीशन कहां कहां है। तो देखिए अवयवी कण जो हैं 8 अवयवी कण ये तो कोनों पर उपस्थित है, ठीक है। तो अवयवी जो कण होंगे वो होंगे कोनों पर प्लस काय केंद्र पर, यहां दोनों जगह होंगे। अब अवयवी कण जो कोने पर है उसका जो प्रभावी अंश होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहां पर इसका जो प्रभावी अंश जो होगा वो तो होगा 1/8, ठीक है। और जो कोने हैं उनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होती है, ठीक। और देखिए नेक्स्ट काय केंद्र जो होगा वहां पर उसका प्रभावी अंश कितना होगा, ठीक है। तो ये होगा पूरा 100%, 1 भाग होगा। और इसकी जो संख्या होगी काय केंद्र की वो कितनी होगी, काय केंद्र की संख्या हमारे पास हो जाएगी 1, ठीक है। तो यहां हम कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल देखिए वैल्यू Z की। तो Z बराबर 8 कोने और उन पर इफेक्टिव भाग 1/8 प्लस 1 काय केंद्र और उस पर प्रभावी अंश उसका था 1। तो Z बराबर हो गया 1 + 1, ठीक है। तो Z की वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए यहाँ जो अवयवी कणों की संख्या आएगी वो कुल अवयवी कणों की संख्या आ जाएगी 2 आ जाएगी हमारे पास। तो अवयवी जो कण होंगे, ठीक है,
सिंपल क्यूबिक में हमारे पास आया था 1, जबकि बीसीसी यूनिट सेल के अंदर आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवयवी कणों की संख्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं यहां पर बता भी सकता हूं, देखिए कैसे है। इसका कितना पार्ट था, 1/8। इसका भी 1/8 पार्ट होगा, इसका भी 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8। ठीक है, तो इस तरीके से जो 8 कोने पर होंगे उनका सभी का 1/8 होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 1। और ये जो घन के केंद्र पर हैं, इसका जो भाग आएगा वो टोटल आ जाएगा 1 पार्ट। तो 1 तो ये हो गया, बाकी टोटल 1/8 को 8 बार मिलाएंगे तो 1 ये हो गया, तो टोटल अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो आ जाएगी 2। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हमने निकाला अवयवी कणों की संख्या। अब जो तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ए व आर में संबंध। ए एकक कोष्टिका की भुजा है, जबकि आर यहां अवयवी कण की त्रिज्या है। तो इसमें हमें संबंध निकालना है, ये इंपॉर्टेंट संबंध है। ठीक है, तो देखिए यहां हम जो संबंध निकालेंगे वो किस तरीके से, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें अवयवी कणों की जो बीसीसी यूनिट सेल है इसमें अवयवी कणों की जो स्थिति है वो 8 तो है कोनों पर और 1 है इस घन के केंद्र पर। ठीक है, तो यहां अगर देखें हम इस जगह, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ये एक तरीके से मैं कह सकता हूं क्यूब डायगोनल को। ठीक है, तो ये होगी क्यूब डायगोनल, ये इस घन का हो गया केंद्र। ठीक है, तो देखो यहां से मैं इसको निकाल लेता हूं बाहर, तो देखिए यहां ये वाला जो अवयवी कण होगा ये इस तरीके से होगा, फिर ये जो बीच वाला अवयवी कण आएगा ये इस तरीके से आएगा, और इसके बाद ये वाला जो अवयवी कण होगा ये यहां इस तरीके से आएगा। तो ये 3 अवयवी कण हो गए। ठीक है, तो यहां से ये वाला अवयवी कण था। अब इन सभी की अगर हम सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर यहां होगा, इसका यहां सेंटर होगा और यहां सेंटर होगा। तो देखिए यहां इसकी त्रिज्या हो जाएगी r, यहां पर इसकी त्रिज्या r इस अवयवी कण की, यहां पर r और यहां पर भी r हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इन 4r के इक्वल होगी, और चूंकि हमें पता है यहां इस जगह से लेकर इस जगह तक की जो डिस्टेंस है वो होती है घन विकर्ण या क्यूब डायगोनल। तो मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं, यहां से जो डिस्टेंस अब देखिए यहां से जो डिस्टेंस होगी, यहां इस जगह से जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी, यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है क्यूब डायगोनल, यानी वो किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है। ठीक है, तो मेरे पास यहां पर ये जो डिस्टेंस होगी ये √3a के इक्वल होगी, और यहां पर ये अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, ये अवयवी कण, फिर ये सेंटर वाला अवयवी कण और ये तीनों अवयवी कण। तो यहां पर इस अवयवी कण की रेडियस लेंगे, इस अवयवी कण की दोनों रेडियस आ जाएगी, और यहां इस अवयवी कण की रेडियस, तो ये 4r के इक्वल हो जाएगी √3a। तो हमारे पास यहां पर जो इन दोनों में रिलेशन आएगा या जो संबंध आ जाएगा वो आ जाएगा √3a बराबर 4r। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास a बराबर आया था 2r, वही रिलेशन जो होगा यहां पर आ रहा है √3a = 4r। अब देखिए इसके बेसिस पे ही हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता। तो देखिए फोर्थ जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर 4, वो होगा संकुलन दक्षता। पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखिए संकुलन दक्षता क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी होगा PE =
Z अवयवी कणों की संख्या, प्रत्येक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब बटा एकक कोष्टिका का आयतन। तो एकक कोष्टिका का आयतन होगा a की क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब यहां हमें पता है z इक्वल टू 2। पहला हमारे पास रिलेशन आ गया था, अवयवी कणों की संख्या 2 थी, और दूसरा रिलेशन आया a व r में रिलेशन। तो देखिए वो था √3a इक्वल टू 4r। यदि हम ये रिलेशंस यहाँ रख देंगे तो हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा, z की वैल्यू रखेंगे 2, 4/3 इंटू 22/7 गुणा r की क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर √3a बराबर 4r है, तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू देखिए कितनी होगी, तो a की वैल्यू जाएगी 4r अपॉन √3। ये a की वैल्यू जाएगी। इस वैल्यू को मैं यहां रख देता हूं और इसकी क्यूब कर दूंगा, तो 4r की क्यूब, और चूंकि अपने को पता है √3, तो मैं यहां ऐसा भी लिख सकता हूं 4r अपॉन √3। ये हो जाएगा इसका क्यूब। तो अपन पैकिंग एफिशिएंसी को सॉल्व करेंगे, तो 2 गुणा 4/3 22/7 इंटू r की क्यूब। यदि मैं 4 की क्यूब करूंगा तो 64 r की क्यूब, और इस √3 को बटे में भी बटा है तो ऊपर ले जाएंगे, तो इसकी क्यूब आएगी 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम टोटल को सारे को कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए कुछ वैल्यूज हैं जो कट जाएगी, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टोटल को अगर मैं कैलकुलेट करके आंसर निकालूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 68%। तो बीसीसी प्रकार की जो एकक कोष्टिका है या यूनिट सेल है उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 68%, और इसके लिए मैं जो वॉइडल स्पेस या रिक्त स्थान हम कैलकुलेट करने पर आएगा तो ये 32% रिक्त रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से सिंपल क्यूबिक यूनिट जो सेल होती है उसकी सिंपल क्यूबिक की जो पैकिंग एफिशिएंसी थी वो 52%, उसके बजाय जो बीसीसी यूनिट सेल है उसकी आ गई 68%। यानी इसमें जो अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे के पास में ज्यादा होंगे, यानी अधिक सघनता से संकुलित होगी, यानी रिक्त स्थान कम होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट था समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो समन्वय जो संख्या होती है वह होती है कि किसी एकक कोशिका में जो प्रत्येक अवयवी कण है अपने आसपास स्थित कितने अन्य अवयवी कणों को टच करता है। तो यहां जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 8। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, हम इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। यहां जो अवयवी कण हैं वो कोनों पर हैं, और कोनों के अतिरिक्त इस घन के केंद्र पर भी हैं। तो यहां अगर मैं जैसे ये घन के केंद्र पर जो अवयवी कण है यदि मैं देखूं इसको, तो ये जो अवयवी कण होगा ये इसको टच करता है, ये इसको भी टच करता है, ये इसको भी टच करता है, और ये इसको भी संपर्क में। तो इस तरीके से 4, तो ऊपर ये इसको टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, और इसको भी टच करेगा। इस तरीके से ये जो अवयवी कण होगा ये 4 कण ऊपर और 4 कण नीचे, तो प्रत्येक 8 अवयवी कणों को संपर्क में होगा या उनको टच करेगा या स्पर्श करेगा, तो इसकी समन्वय संख्या आ जाएगी 8। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहां कोई अवयवी कण है तो इनकी भी समन्वय संख्या 8 आएगी, क्योंकि ये अवयवी कण 8 एकक कोशिकाओं में कंट्रीब्यूट करता है, और चूंकि ये अवयवी कण इसके सेंटर को टच करेगा तो उन 8 एकक कोशिकाओं में सभी के केंद्र पर स्थित अवयवी कण को टच करेगा या संपर्क करेगा, तो इन सभी की एक जो समन्वय संख्या आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 8 समन्वय संख्या होगी। ठीक है, तो ये दूसरे प्रकार की एकक कोशिका हो गई। अब जो तीसरे प्रकार की एकक कोशिका है वो है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका।
फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। और हम यहां इसको रिप्रेजेंट करेंगे एफसीसी यूनिट सेल, इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एफसीसी यूनिट सेल होती है, इसमें देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, अवयवी कण। तो अवयवी कण कहां होंगे? देखिए कोई भी प्रकार की एकक कोशिका होती है उसमें अवयवी कण सदैव कहां होते हैं? कोनों पर तो होते ही होते हैं। तो अवयवी कण कोनों पर तो होंगे, कोनों के अतिरिक्त सभी फलक केंद्र पर, सभी फेस सेंटर पर। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट बात हो गई कि अवयवी कण एक तो हैं कोनों पर और कोनों के अतिरिक्त फलक केंद्र पर होंगे, ठीक है। तो इन अवयवी कणों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मैं किस तरीके से कर सकता हूं, देखिए। ये एक क्यूब हो गया, इस क्यूब में जो अवयवी कण होंगे वो कोनों पर होंगे। तो ये तो हो गए 8 कोने, और इन 8 कोनों पर इस प्रकार से अवयवी कण होंगे, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त सभी फलक केंद्र पर होंगे। तो एक एकक कोशिका में जो फलक होते हैं उनकी संख्या होती है 6। तो यहाँ पर 6 जो अवयवी कण होंगे वो देखिए किस टाइप से हो सकते हैं। एक ऊपर वाला जो टॉप वाला है इसके सेंटर पे कहीं होगा यहाँ, एक जो बॉटम वाला होगा इसके सेंटर पे कहीं होगा यहाँ, एक लेफ्ट वाले के सेंटर पे होगा, एक राइट वाले के सेंटर पे होगा, एक जो रियर है तो रियर में कहीं यहाँ होगा, और जो फ्रंट वाला सेंटर है वो कहीं यहाँ पर होगा। तो यहाँ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, ये इस तरीके से होंगे। तो अब यहां पर हम जो है ये अवयवी कण 8 तो होंगे कॉर्नर्स पर यानी कोनों पर, और 6 होंगे फलक केंद्रों पर, ठीक है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगा हमारे पास, इसको हम और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं सामने वालों को रिप्रेजेंट करूंगा अगर, तो सामने के जो अवयवी कण होंगे ये देखिए कैसे होंगे। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इस फलक का जो केंद्र होगा या जो सेंटर होगा ये देखिए। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसका सेंटर होगा। तो यहां पर इनको इनका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो ऐसा आ जाएगा। ये सामने वाला जो फलक होगा उसके अवयवी कण होंगे 1 2 3 4, और ये इनका सेंटर होगा, ये वाला सेंटर हो गया। अब जो ऊपर वाले होंगे देखिए वो इस तरीके से अरेंज्ड होंगे। ये जो अवयवी कण होगा इसके ठीक पीछे स्थित, और ये इसका बीच वाला होगा। तो ये तो हो गया बीच वाला। ये जो पीछे वाले होंगे वो हो जाएंगे इस तरीके से, इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही ये इस साइड से जो नीचे स्थित होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहां वाले इनको हम थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो होगा ऊपर वाले छत का सेंटर वाला होगा वो इस टाइप का होगा, यहाँ इस वाले फेस का होगा वो इस यहाँ आ जाएगा। ये नीचे वाले का सेंटर का होगा, और ये इस वाले का सेंटर होगा, और ये जो होगा ये फ्रंट वाले का होगा, और इसके ठीक पीछे स्थित सेंटर इस टाइप का होगा। तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए ऊपर वाले फेस से देखते हैं तो 1 2 3 4, उनका सेंटर 5, इसमें भी ये है 1 2, इनके ठीक पीछे की तरफ होंगे तो वो, और फिर इनका सेंटर ये वाला होगा। तो इस तरीके से हमें प्रत्येक जो फलक होगा उस पर सामने 5 अवयवी कण दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये हमें अवयवी कणों का आ गया। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो पॉइंट होगा इसका वो हो जाएगा
अवयवी कणों की संख्या। तो यहां पर हम जो अवयवी कणों की संख्या कैलकुलेट करेंगे z, तो देखिए z के लिए अवयवी कण कहां कहां स्थित है। देखो 8 तो है कोनों पर, और कोनों पर कितना 8 है कोनों पर, और वहां पर उसका प्रभावी अंश कितना होता है 1/8 प्लस 6 फलक के केंद्र हैं, तो फलक के केंद्रों पर उपस्थित है और वहां उसका प्रभावी अंश होता है 1/2। तो यहां हम टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो इनको कैलकुलेट करो 1 + 3, तो z बराबर हमारे पास वैल्यू आ गई 4। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो एकक सिंपल क्यूबिक में हमारे पास अवयवी कणों की संख्या आई 1, बीसीसी यूनिट सेल में आ गई 2, और जो एफसीसी यूनिट सेल होती है इसके अंदर अवयवी कणों की संख्या आ गई 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड रिलेशन है वो है ए यानी एकक कोष्टिका की भुजा वह आर में संबंध। तो देखिए ए व आर में क्या संबंध होता है। यहां पर अगर मैं इसके एकक कोष्टिका को रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो यहां अवयवी कण जो थे वो थे कॉर्नर्स पर, और इन कॉर्नर्स के अतिरिक्त थे सभी फलक केंद्रों पर। तो यहां ऊपर वाला, ये लेफ्ट वाला, ये राइट वाला, ये बॉटम वाला, ये पीछे रियर, और ये आगे का सेंटर। ठीक है, तो यहां मैं इस पार्ट को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए मैं इस पार्ट को देख रहा हूं इस जगह, तो यहां अगर ये है, ये देखिए इस फलक का विकर्ण है, तो यहां से हम इस डिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां जो है वो होगा ये वाला अवयवी कण होगा, फिर इसके पास में ये इसके सेंटर वाला अवयवी कण होगा, और फिर इसके बाद में वापस इस कॉर्नर वाला अवयवी कण होगा। तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी ये मैंने निकाल लिया इसको बाहर। ठीक है, तो मैं इन सभी के सेंटर की अगर बात करूं तो मेरे पास इसका सेंटर ये और ये आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया। और देखिए यहां से यहां तक की अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो थी √2a। तो यहां पर जो मेरे पास संबंध बन के आएगा वो आ जाएगा √2a = 4r। ठीक है, तो ये एफसीसी यूनिट के लिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। इस रिलेशन से देखिए मैं किस तरीके से आगे ए व आर में संबंध से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करता हूं। तो जो पॉइंट 4 था वो पॉइंट था संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो संकुलन दक्षता होगी या पैकिंग एफिशिएंसी जो होगी वो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर z गुणा 4/3 πr³/a³ × 100। यहां हमें पता है अच्छी तरीके से एफसीसी यूनिट सेल के लिए, देखिए z कितना आ गया, z की वैल्यू आ गई 4 और √2a = 4r। ठीक है, ये दो रिलेशन आ गए। तो यहां देखिए a बराबर आ जाएगा 4r/√2। तो हम इन वैल्यूज को हम इसमें पुटअप कर सकते हैं। तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट होके आएगी, पैकिंग एफिशिएंसी = 4 गुणा 4/3 22/7 गुणा r³, और यहां देखिए 4r होगा इसकी क्यूब, और चूंकि ये बट्टे में भी बटा है तो इसकी क्यूब हो जाएगी 2√2 × 100। तो हम इसको टोटल को अगर कैलकुलेट करेंगे सबको काट के, तो यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी 74%। तो यहाँ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता आएगी 74%, और यहाँ जो वॉइडल स्पेस या जो रिक्त स्थान हो जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 26%। तो देखिए संकुलन जो दक्षता थी वो सिंपल क्यूबिक की थी 52%, उसके बाद में बीसीसी यूनिट सेल की आ गई 68%, और उसके बाद में एफसीसी जो यूनिट सेल है उसकी आ गई 74%। यानी सर्वाधिक संकुलन दक्षता इस प्रकार की एकक कोष्ठिका की होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट 5th,
यहां आ जाएगा समन्वय संख्या। तो समन्वय जो संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर जो आएगा, इसमें आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये 12 आ जाएगा संख्या। इसको भी मैं थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। और इस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर जैसे मैं मान लीजिए कि इस अवयवी कण की समन्वय संख्या निकालना चाहता हूं, तो देखिए ये जो ये कण होगा ये इसको टच कर रहा है, तो एक। अब देखिए इसी प्रकार से इसके पास में यहाँ दूसरी यूनिट सेल होगी, और जो दूसरी यूनिट सेल हो जाएगी उसकी भी जो टॉप पार्ट होगा, उस टॉप पार्ट पर यहाँ कहीं अवयवी कण सेंटर पे आएगा, तो ये भी इसको टच करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस साइड में भी यहाँ पर भी आएगा, तो यहाँ पर भी उसके सेंटर पे अवयवी कण होगा, वो भी इसको टच करेगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो इस साइड में यूनिट सेल होगी, यहाँ सॉरी इस प्रकार से ये 4 यूनिट सेल होगी, जो ये इसके पास वाली होगी, 2 इसके पीछे होंगी, तो उसका भी जो सेंटर होगा उसकी यूनिट सेल इसको टच करेंगी। तो यहाँ इसके ये सेंटर पे होगा, तो ये इसको टच करेगा, तो ये इस प्रकार से इन चारों को टच करेगा। अब देखिए ये जो अवयवी कण है ये यहाँ पर इसको भी टच कर रहा है, इसके सेंटर को भी टच कर रहा है, तो ये जो होगी इसके दूसरी साइड में, उस साइड में भी एक उसके भी किसी सेंटर पर टच करेगा। तो जैसे इस तरीके से होगी, तो उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो उसको भी टच करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 ऊपर होंगी, तो उसका जो सेंटर पे आएगा उसको टच करेगा, ये उसका सेंटर कहीं यहाँ आएगा, तो इसको टच करेगा। तो इस प्रकार से देखिए 4 ये छत वाले, और फिर 4 ये 1 2 3 4, ये इसको मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसके सेंटर वालों को टच करेगा। इसी प्रकार से ये जो पीछे स्थित वाला है उसको भी ये टच करता है, तो इसके जो पास वाला है उसको टच करेगा, और इन्हीं 2 के ऊपर 2 और होंगे, तो टोटल हो जाएंगे 12 है। तो 4 जैसे एक्स कोऑर्डिनेट में हो जाएगा इस चारों के सेंटर पे, फिर 4 इस कोऑर्डिनेट में आ जाएंगे, और 4 आ जाएंगे इस वाले कोऑर्डिनेट में, तो टोटल 12 कणों को टच करेगा। तो यहाँ जो समन्वय संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 12 है।